नमस्कार। आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला के आज के 66वें पुष्प में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 10 सेशन से आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर हमें शोध संकल्पना के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने शोध के चिकित्सा सिद्धांत और शोध के संदर्भ में आए हुए जो सिद्ध दुग्ध की कल्पना है उसके बारे में देखा था। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे का पार्ट आज कंटिन्यू करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो। तो हम शोध चिकित्सा सिद्धांत देख रहे थे, उसमें शोध में आए हुए सिद्ध दुग्ध का प्रयोग इस प्रकार से उन्होंने बताया। सिद्ध दुग्ध का कहाँ पे प्रयोग करना है? वात पित्त की अवस्था, दाह तृष्णा जन्य अवस्था, इस प्रकार से उस अवस्था में कौन से सिद्ध कृतों का प्रयोग करना है। गुरुजी सिद्ध क्षीर हो, पुनर्दवा नागर खड्ग सिद्ध क्षीर हो, इत्यादि क्षीर हो, तो इस प्रकार से विभिन्न क्षीरों का प्रयोग वात पित्त शोथ की अवस्था में देने का आदेश उन्होंने किया। इससे आगे अभी श्लोक नंबर जो 27 है, श्लोक नंबर 2 एक अधिकरण अलग आता है। देखिए, डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है। अभी तक तो सिद्ध दुग्ध का इंडिकेशन था, अभी श्लोक नंबर 27 में इंडिकेशन थोड़ा अलग हो गए। तक्रम पिबेत्वा गुरु भिन्न वर्चः सव्योष सौवर्चलम माक्षिकम च गुणाभयम वा गुणनागरम वा सदोष भिन्नाम विबद्ध वर्चः। अभी तक सिद्ध दुग्ध का अधिकरण चल रहा था, अभी यहाँ पे अधिकरण बदल गया। अगर शोथी रुग्ण आपके पास गुरु भिन्न वर्चः शोथ है, उसके साथ गुरु भिन्न वर्चः, गुरु और भिन्न ऐसे दो एडजेक्टिव पुरुष को यहाँ पे लगाए हैं। गुरु भिन्न वर्चः, वर्च भिन्न शब्द का अर्थ द्रव ऐसा नहीं है, सेमी सॉलिड, इस प्रकार से लेना है। तो मल प्रवृत्ति शोथी रुग्ण की किस प्रकार से हो रही है, ये जानते हुए प्रिसाइजली हमको हमारा कल्प, हमारा सिलेक्शन ऑफ ड्रग वहां पे बदल जाता है। कौन सा ही कल्प कौन सी भी अवस्था में नहीं कार्य करता। तो गुरु भिन्न वर्चः ऐसे अगर अवस्था है तो उस अवस्था में क्या करना है? सव्योष सौवर्चल माक्षिकम वा तक्रम, क्या करना है? गुरु भिन्न वर्चः, वैद्य ने उस रुग्ण को पूछना है कि आपकी मल प्रवृत्ति किस प्रकार से है। शोथी रुग्ण है, एंड इफ ही इज हैविंग गुरु भिन्न वर्च, then in that scenario we should give सव्योष त्रिकटु सौवर्चल माक्षिकम। तो त्रिकटु सौवर्चल नमक और माक्षिक सिद्ध तक्र, इसे सिद्ध किया हुआ तक्र देना है। तो अगर क्लिनिकल कंडीशन बदल गई तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग बदल गया। गुरु भिन्न वर्चः शोथी रुग्ण है तो ये व्योष सौवर्चल माक्षिक सिद्ध तक्र देना है, या फिर सव्योष सौवर्चल माक्षिक आप एक साथ भी दे सकते हो, या फिर तक्र उसका अनुपान करके भी दे सकते हो, तक्र के साथ वो सिद्ध करके भी दे सकते हो। सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है कि यही दवाइयां क्यों देनी है, तक्र क्यों देना है? क्योंकि तक्र वात कफहर है, तक्र रुक्षण है। तो रुक्ष होने के कारण यहाँ पे तक्र का प्रयोजन उन्होंने किया है। देखिए, चरक चिकित्सा स्थान के 15वां जो अध्याय है गृहिणी चिकित्सा, उसमें उन्होंने कहा है
नंबर 117। सकरम तो ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवत्वात्, वो दीपन है उसके साथ साथ वो ग्राही भी है। और यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? गुरु भिन्न वर्चः। तो ये गुरु भिन्न वर्चस होने के कारण यहाँ पे तक्कर का प्रयोग किया है, त्रिकटु का प्रयोग किया है, संवर चल का प्रयोग किया है। जब जब हम नमक की बात करते हैं तो हमारे सामने सैंधव नमक ही आता है, लेकिन आचार्यों ने इस श्लोक में सैंधव नमक नहीं लिखा, उन्होंने संवर चल नमक लिखा। सैंधव तो लवणों में सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसा सबसे श्रेष्ठ होने वाला सैंधव नमक उन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? उन्होंने संवर चल नमक लिखा, तो उसका भी कुछ अलग महत्व होना चाहिए। संवर चल नमक जो है, जिसको हम काला नमक कहते हैं, काले मिर्च, वो रोचन में सबसे श्रेष्ठ है, रुचिकर में सबसे श्रेष्ठ है। नो डाउट सैंधव ओवरऑल सभी गुणों में श्रेष्ठ कर है। वो पित्त को नहीं बढ़ाता, वो चक्षुष है। लेकिन अगर आप रुचिकर ये क्राइटेरिया देखेंगे तो वो रुचिकरत्व संवर चल में ज्यादा है कंपैरेटिवली सैंधव से। इसीलिए चरक सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है, जिसमें लवण वर्गों का वर्णन शुरू होता है, उसमें भी सबसे पहले संवर चल का वर्णन आता है और उसके बाद सैंधव का वर्णन आता है। और इसका कारण चक्रपाणी जी ने भी यही बताया है कि संवर चल जो है वो रोचनत्वात् अनु, वो रोचन होने के कारण उसका वर्णन सबसे पहले सैंधव से भी पहले हमने किया। देखिए चरक सूत्र स्थान का जो प्रथम अध्याय है, चरक सूत्र फर्स्ट, पेज नंबर 21, श्लोक नंबर जो 88-89 है, उसकी टीका देखिए चक्रपाणी जी की दूसरी लाइन जो है, लवणेषु यद्यपि सैंधवं प्रधानम् यतो पक्षति सैंधवं लवणानाम् इति अग्रे अधिकारे तथापि संवर्चलस्य रोचनत्व प्रकर्षात् तथा सैंधवम् अनुप्राधान्यं ख्यापनार्थम अग्रे पाठः। रोचनत्व जो क्राइटेरिया आता है, रोचनात्मक क्राइटेरिया के संदर्भ में संवर चल काला नमक वो सैंधव से भी थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाता है। और हम नित्य जो आहार विधि है, नित्य जो रुग्ण के संदर्भ में रुचिकरत्व ये जो विषय है, उस संदर्भ में संवर चल ज्यादा श्रेष्ठकर होने के कारण यहाँ पे उन्होंने संवर चल नमक का उल्लेख किया है, सैंधव नमक का उल्लेख नहीं किया। रुचिकरत्व जब अपेक्षित है तब संवर चल वहां पे देना चाहिए। और अन्य व्याधि जैसे स्नेहन के लिए सैंधव से सिद्ध स्नेह है, या फिर नित्याहार उपयोगी गणों में सैंधव है। लेकिन रुचिकरत्व क्राइटेरिया अगर ध्यान में है, अगर उसका प्रयोग करना है, तो उस समय हमको संवर चल नमक का यूज करना है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सभ्यौष संवर चल माक्षिकम वा तक्र सिद्ध देने को कहा है। और नीचे क्या कहा उन्होंने, और एक क्लिनिकल कंडीशन बदल गई। नीचे और एक कंडीशन कही, सदोष भिन्न आम विबद्ध वर्चः। पहले श्लोक के आधे भाग में पहला जो भाग था उसमें मल प्रवृत्ति किस प्रकार से थी, वो मल प्रवृत्ति गुरु भिन्न वर्चस इस प्रकार से थी। अभी अगर मल प्रवृत्ति सदोष भिन्न आम विबद्ध वर्चः, अगर सामता ज्यादा है, दोष के साथ मल प्रवर्तन हो रहा है और सामता होने के कारण मलबद्धता भी दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में सार्वदेहिक आम के लक्षण भी उस समय लिखेंगे
तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणाभयाम गुणनागरम। तो सार्वदेहिक सामता, मल भी साम हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में गुणाभयाम गुणनागरम, गुड़ और हरित की या फिर गुड़ और नागर अद्रक गुणाद्रक योग जो है, जो हम शोध में यूज करते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है, प्रिसाइज कंडीशन, शोधी व्हेन ही इज गोइंग टू सफर विथ सदोष भिन्नाम विबद्ध वर्चा, देन वी हैव टू गिव गुणाद्रक योग। दैट मीन्स उसमें सार्वदेहिक सामता अगर होगी तो उसका ही रिफ्लेक्शन मल प्रवृत्ति में दिखेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि केवल मल प्रवृत्ति जो है वो विबद्ध हो रही है, वो भिन्न हो रही है, लेकिन सार्वदेहिक साम के कुछ लक्षण नहीं है, शरीर तो निराम है लेकिन मल प्रवृत्ति विबद्ध हो रही है। ऐसी अवस्था बहुत कम बार कहे कि नहीं हो सकती। इसीलिए सार्वदेहिक सामता की अगर अवस्था है तो उसी अवस्था में हमको ये गुणाद्रक योग जो है वो गुणाद्रक योग का क्लिनिकल यूज करना है। उसके साथ हम गुण हरित की योग भी यूज कर सकते हैं। जैसे शोध में हम दोष निमित्तिक चिकित्सा या व्याधि निमित्तिक चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार ये शोध में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ज्यादा दिन तक हमको अगर चिकित्सा करनी है तो इस प्रकार से गुणाद्रक योग का और गुण हरित की योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका और ज्यादा विवेचन आगे श्लोक नंबर जो 47 है इसी अध्याय में, उसमें उन्होंने किया है। देखिए श्लोक नंबर 47, प्रयोजयेत आर्द्रनागरम वा तुल्यं गुणेन अर्थफलाभिवृद्ध्या मात्रा परम पंच फलानि मासम जीर्णे पयोयूष रसाश्य भक्तम। अभी गुणाद्रक योग की सबसे बेसिक कंडीशन उन्होंने क्या कही है, गुड़ शुंठी योग उन्होंने नहीं कहा। एक्चुअली गुड़ शुंठी योग ये कहता है, वो गुड़ शुंठी योग नस्य के लिए वाग्भटाचार्य जी ने बताया है। वो वाग्भट चिकित्सा स्थान का जो चौथा अध्याय है, श्वास चिकित्सा अध्याय, उसमें गुड़ शुंठी नस्य आता है। यहाँ पे योग कौन सा आया है, यहाँ पे योग आया है गुणाद्रक योग। तो आद्रक अलग है, शुंठी अलग है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए उन्होंने चक्रपाणी जी ने आद्रक के संदर्भ में कहा अशुष्क नागरम, शुष्क नहीं आर्द्र नागर से। तो आर्द्रता चाहिए उसमें, वो फ्रेश आद्रक होना चाहिए, अशुष्क नागरम इस प्रकार से वो होना चाहिए। ड्राइड जिंजर, उसका पोटेंसी कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं क्लिनिक में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ड्राइड जिंजर दे देते हैं क्योंकि अशुष्क नागर तो हमको मिलता ही नहीं, वैसा प्रविधान उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाते, इसलिए हम अशुष्क नागर दे देते हैं और रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी शास्त्रोक्त चिकित्सा, शास्त्र ने जिस प्रकार से कहा है उसके नजदीक जाने की कोशिश, जितनी ज्यादा हो सके उतनी नजदीक जाने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट उस प्रकार से जैसी फलश्रुति है उसके नजदीक हम जा पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अशुष्क नागरम, तो अशुष्क नागर का ही प्रयोग यहाँ पे करना है। और वो किस प्रकार से करना है, गुड़ेन तुल्य। तो नागर और गुड़ वो समान मात्रा में लेना है, तुल्य, गुड़ेन तुल्य आर्द्र नागरम व अर्धफल अभिवृद्ध्या प्रयोजये। तो आधा फल से शुरुआत करके वो डेली जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करके जाना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करके जाना है। और पंचफलानी मात्रा परम, और 5 फल जो है वो उसकी परम मात्रा है। और ऐसा प्रयोग एक मास तक करना है, मासम। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग चिकित्सा है ये, मासम 1 मास तक करना है। और जब ये गुणाद्रक योग आप देते हो तो वो जीर्ण होने के बाद, जीर्णे यानी क्या कि वो अगर योग आपने दिया तो वो योग देने के बाद जब रुग्णों को फिर से अग्नि संतुक्षण हो जाता है तो उस समय क्या देना है, तो उस समय उन्होंने कहा है
यूष रसास्य भक्तम, तो दुग्ध दे दो, गो दुग्ध दे दो, यूष उद्गयूष दे दो, या फिर मांस रसास्य, मांस रस भक्तम, तो मांस रस से युक्त भक्तम यानी भात, ओदन, उसको भक्त शब्द है। तो दूध प्लस ओदन या फिर यूष प्लस ओदन या प्लीज मांसरस प्लस ओदन, इस प्रकार से वहां पे देना है। यानी डाइट कौन सा देना है स्पेसिफिकली वो भी उन्होंने कहा है। क्या आप गुड़ाद्रक योग दे दो, यानी इसका डोज डेली दिन में एक ही बार होगा, आधा पल मात्रा पहले दिन होगी, फिर ये वर्धमान मात्रा आप बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 पल तक मात्रा वो जाएगी, और वो जो डोज जाएगा तो वो जीर्ण होने के बाद रुग्ण को, सुबह में आपने डोज दिया तो उसके 2-3 घंटे के बाद अगर रुग्ण को अच्छी प्रकार से अग्निसंदुक्षण हो रहा है, जीर्णाहार के लक्षण दिख रहे हैं, तो उस समय क्या डाइट देना है वो भी उन्होंने कहा है। तो उस प्रकार के आदेश वैद्य ने रुग्ण को देने चाहिए कि ये तो डोज है आपके दवाइयों का, लेकिन वो बचने के बाद आपको क्या खाना है, कम से कम ये बताओ। वो कितना मानेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन हमने बताया नहीं तो ये हमारी गलती है। तो कम से कम ये बताने की शुरुआत, ये कोशिश हमको करनी चाहिए कि जीर्णे पयो यूष रसास्य भक्तम। तो अदरक यहाँ पे स्पेसिफिक दवाई है, अदरक ही मेन कंटेंट है, मेन ड्रग है, और उस अदरक को व्याधि स्थान तक, स्थान संश्रय तक कैरी करने का कार्य गुड़ करता है। तो जो अदरक का वीर्य है, अदरक का जो कार्यकारित्व है, उसको खवैगुण्य तक लेके जाने का कार्य गुड़ करता है। इसलिए गुड़ का प्रयोजन वहां पे उन्होंने किया है। वो गुड़ जो है, अदरक जो है, वो गुड़ से अवगुंठित करके हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गुणात्रक प्रयोग उन्होंने कहा है, और उसकी फलश्रुति देखिए नीचे श्लोक नंबर 48 में, गुल्म उदर अर्षः श्वयथु प्रमेहा श्वास प्रतिशाय अलसक अविपाका। सभी प्रकार के संतर्पण जन्य सामता से जो व्याधि होते हैं, तो उसी सभी व्याधियों में आप इतना सिंपल प्रयोग, सिंपल योग दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो अशुष्क नागर होना चाहिए। सकामला शोष मनोविकारा कासम कफम चैव जयेत प्रयोगः। तो सभी वात कफ कंडीशन में, कफ प्रधान कंडीशन में आप इस योग का प्रयोग कर सकते हो। और उन्होंने क्या कहा है, और एक फलश्रुति में मनोविकारा। तो देखिए इसकी व्याप्ति किस हद तक जा सकती है। नीचे दोषों के कारण जो मनोविकार हो रहे हैं, उसमें से अगर सार्वदेहिक कफ दोष की लक्षण दिख रहे हैं, और वो सार्वदेहिक कफ विकारों के कारण अगर सत्व का उपहनन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये गुड़ अदरक योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल, लेकिन जिसकी फलश्रुति व्यापक है, ऐसा योग उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो कहने का तात्पर्य जो श्लोक नंबर 47 है, उसमें उन्होंने 2 कंडीशन कही कि अगर गुरु भिन्न वर्चस है तो वहां पे सिद्ध कर दो, या सदोष आम विबद्ध वर्चा गुड़ावयम गुड़नागरम। तो गुड़ावया प्रयोग, इस गुड़ावया प्रयोग फिर से सुश्रुताचार्य जी ने भी बताया है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये गुड़ावया प्रयोग जो है, वो भी आधा पल से शुरू करके वो डेली बढ़ाते हुए, वर्धमान मात्रा करते हुए आपको पंचपल मात्रा तक वो भी योग आप लेके जा सकते हो। तो इसी प्रकार से ये भी सोचना चाहिए कि क्या केवल हम हमारी प्रैक्टिस में केवल वर्धमान पिंपली प्रयोग, वर्धमान गुणाद्रक प्रयोग, वर्धमान गुणाहृत की प्रयोग ही कर सकते हैं क्या हम और अन्य कोई वर्धमान प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी सोच विचार करने चाहिए। हम हमारी बुद्धि से, हमारे शास्त्र आधारित वहन से और अन्य वर्धमान कल्प भी यूज कर सकते हैं। हम वर्धमान विविध की कल्प, हम वर्धमान और कहें कि ताम्र भस्म का प्रयोग,
उस प्रकार से कर सकते हैं। एक वैद्य थे, उन्होंने, मेरे हिसाब से माधव शास्त्री शिंदे गुरु जी थे, उन्होंने वर्धमान पंचामृत परपटी का प्रयोग किया। तो ग्रहणी विकारों में पंचामृत परपटी वर्धमान मात्रा में बढ़ाते हुए लेके जाना और फिर एक स्पेसिफिक डोज आने के बाद फिर से वो कम करते जाना। तो हमारे पास तो बहुत सारे जीर्ण विकार आते हैं, जीर्ण व्याधियों के रुग्ण आते हैं, तो हृदय के लिए वर्धमान प्रयोग हम किस प्रकार से दे सकते हैं। सीकेडी के लिए अगर कोई रुग्ण है तो उसमें अगर हमारा स्पेसिफिक वर्धमान चंद्र प्रभा प्रयोग, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या नहीं। तो इस पे थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा वहन होना चाहिए और उसके क्या कहते हैं उसको, साक्षात रुग्ण पे इस प्रकार से प्रयोग करते हुए उसका ऑब्जर्वेशन, अनुसंधान हमको करना चाहिए। लेकिन शास्त्र ने तो हमको निर्देशित किया है कि जिस प्रकार से गुणाद्रक योग है, गुणाहृत की योग है, उस प्रकार से अन्य वर्धमान योग भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। कुर्यात गुह्यम स्वयं धिया, तो अपनी बुद्धि से तर्क करते हुए। तो आगे श्लोक नंबर 28 में वो कहते हैं, विडवात संगे पयसा रसैवा प्राग भक्तम अद्यात उर्बूक तैलम। और यहाँ पे कंडीशन अलग हो गई। विडवात संगे, ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। श्लोक नंबर 27 में क्या कंडीशन थी, वहां पे कंडीशन थी भिन्न वर्चस, ये कंडीशन थी। और दूसरी और स्पेसिफिक कंडीशन गुणाद्रक के संदर्भ में थी, वो सार्वदेहिक सामता, ये वहां पे स्पेसिफिसिटी थी। अभी वहां पे, यहाँ पे श्लोक नंबर 28 में वो अधिकरण थोड़ा सा चेंज हो गया, कंडीशन आ गई विड़वात संगे, संग हो रहा है, अपान का भी अनुलोमन नहीं हो रहा है, पुरुष का भी अनुलोमन नहीं हो रहा है, विड़वात संगे। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, प्राग भक्तम, प्राग भक्तम भोजन से पूर्व, प्राग भक्तम पयसा रसैहि वा उर्बुकम तैलम अद्यात। तो उर्बुक तैल यानी क्या है, एरंड स्नेह, एरंड तैल, उस एरंड तैल का प्रयोग पयसा रसैहि, तो दूध के साथ या फिर रसैहि वा यानी क्या, मांस रस के साथ। सो एरंड स्नेह शुड बी गिवन along with गोदुग्ध और along with the मांस रस प्राग भक्तम, भोजन से पूर्व। कौन सी कंडीशन है, विड़वात संगे। तो विड़वात संग अगर ऐसी कंडीशन उद्भवित है तो ऐसी अवस्था में हमको पैसा रसैहि वा उर्बुक तैलम प्राग भक्तम अद्यात, इस प्रकार से प्रयोजन करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में 2-3 अभी सवाल उत्पन्न हो सकते हैं कि प्राग भक्तम ही क्यों देना। तो क्लियर है कि ये अपान विकृति है और हमको मालूम है कि औषध काल के संदर्भ में अपानम योजेत पूर्वम, चरक चिकित्सा सन का जो 30 योनि व्यापक चिकित्सा है उसमें औषधि काल का वर्णन है, वहां पे है अपानम योजेत पूर्वम। तो अपान क्षेत्र की या कहें कि अपान वायु की विकृति है, तो उस समय जो औषधि योजना करनी है तो पूर्वम, खाना खाने से पूर्व करनी है। तो फिर सवाल उत्पन्न होता है ऐसा ही क्यों करने का, कि अपान की अगर विकृति है तो प्राक्भक्तम ही दवाइयां क्यों देनी है, उदान की अगर विकृति है तो रात्रि का खाना खाने के बाद क्यों देनी है, व्यान की अगर विकृति है दोपहर का खाना खाने के बाद क्यों देनी है। तो ये सवाल है, ये बेसिक सवाल है, ये फंडामेंटल सवाल है कि अपान के अगर आपके पास अगर रुग्ण, हमको मालूम है, सबको मालूम है कि अपान विकृति अगर रहती है तो प्राग भक्त देना, लेकिन क्यों देना है, उससे क्या अचीव होगा। तो इस प्रकार से अनुसंधान अगर हम करें कि चलो मुझको अपान का अनुलोमन करना है, तो अपान का अनुलोमन मैंने 2 ग्रुप में किया है, एक ग्रुप में मैं प्राग भक्त दे रहा हूँ और एक ग्रुप में जैसे कन्वेंशनल प्रैक्टिस में हम देते हैं कि रात को सोते समय हमने दिया, तो क्या फर्क होगा।
तो जब वो औषधि काल का हम विवेचन करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो इस विषय को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपके चिंतन के लिए कुछ अगर आपको विषय चाहिए तो ये विषय आप अपने चिंतन के लिए अगले सप्ताह तक रख सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा। अपान क्षेत्र की अगर व्याधि है तो उसमें आपको दवाई जो है वो प्राणपक्त देनी है, क्यों देनी है। उदान क्षेत्र की, उदान वायु की अगर विकृति है तो सायं भोजन के बाद क्यों देनी है। तो ये क्यों है, वाय जो है वो इम्पोर्टेंट है। अवपीड़क घृत जो है वो उस प्रकार से क्यों देना है, और वो बेसिकली अधोनाभि में क्यों कार्यकारी होता है, वो सबको मालूम है वो कौन सी कंडीशन में मूत्रज विकारों में देते हैं, लेकिन क्यों, वाय। तो ये थोड़ा सा अलग विषय है, उस पे और कभी विवेचन जब समय मिलेगा तब करेंगे। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि विड़वात संगे प्राग भक्तम पयसा रसेवा उरुपुक तैलम अध्यात। तो अगर मल और वायु का अवरोध है तो उसमें भोजन से पूर्व, अभी भोजन से पूर्व यानी कितना समय, ये भी स्पेसिफिक है ना। आप रुग्ण को कहें कि आप ये जो है एरंड स्नेह ये भोजन से पहले ले, तो सबसे पहले अगर हम रुग्ण हैं तो हमको भी ये सवाल दिमाग में उत्पन्न होगा कि कब ले। खाना खाने से मेरे सामने अगर थाली आ गई तो थाली आने के बाद में तुरंत लूं, या भोजन से पूर्व 10 मिनट लूं, 15 मिनट लूं, 20 मिनट लूं, कब लूं। उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। आप खाना खाने से पहले ऐसा कह रहे हैं, शास्त्र में तो इस प्रकार से कोई विवेचन नहीं आया है कि उन्होंने सिर्फ अपानम योजित पूर्वम इस प्रकार से कहा। तो हमको उसके थोड़ा सा चिंतन करना है, हमारा चिकित्सा अनुभव उसमें थोड़ा सा ऐड करना है कि रुग्णों को किस प्रकार से हम कहें स्पेसिफिक। तो वृद्ध वैद्याधार इस प्रकार से है, या फिर आप कहें कि जमदग्नि सर का भी ओपिनियन इस प्रकार से है। ये जो खाना खाने से पूर्व 10 मिनट आप रुग्णों को कह सकते हैं कि आपका जो दवाई है, अपान क्षेत्र की जो दवाई है वो उस समय ले लें। ये उनका अनुभव है, उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस लाजमी हो सकते हैं। कोई कहेगा 5 मिनट, कोई कहेगा कि चलो मेरे पास थाली परोस के आ गई तो थाली परोस के आने के बाद मैं तुरंत दवाई लेता हूँ और फिर आहार जो है वो शुरू कर लेता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस में इस प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे सर ने कहा है कि खाना खाने से पूर्व 10 मिनट आप ये अपान क्षेत्र की जो दवाई है, अपान का अनुलोमन करने वाली, वो दे सकते हो। तो उसमें आपको एरंड स्नेह देना है। तो एरंड स्नेह बेसिकली निराम अवस्था की दवाई है, वो साम अवस्था में नहीं देते। तो जब निराम अवस्था है और फिर वीडवात संग इस प्रकार से अगर उद्भव है, इस प्रकार से अगर लक्षणों की निर्मिति है, तो उस अवस्था में हमको एरंड स्नेह का यूज करना है। देखिए स्पेसिफिसिटी कैसे बदल गई, अधिकरण कैसे बदल गया। ऊपर का जो श्लोक है वो श्लोक नंबर 27 में सामता सार्वदेयिक है, आमद का अनुबंध है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, निराम अगर अवस्था उत्पन्न हो गई है, गुणाद्र प्रयोग करने के बाद अगर निरामता उत्पन्न हो गई और वो निरामता उत्पन्न होने के बाद भी अगर विड़वात संज्ञ है, तो निराम रुग्ण है, सामता का अनुबंध बहुत कम है और विड़वात संग उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में प्रागभक्तम उर्वूक तैलम पयसा मांसरसम अध्यात उस प्रकार से करना है। सर चिकित्सा स्थान अध्याय 26 श्लोक नंबर 27 पेज नंबर 599। देखिए वहां पे उन्होंने हिरण्य स्नेह के संदर्भ में उसका व्याप्ति बताई है, उसका अधिकरण बताया है। गुल्म उदर प्रत्नार्श क्लीहो उदावर्त योनि शुक्रगते मेद कप संसृष्टे मारुत रक्ते अवगाढ़े च गुरुदृषि पक्ष वधादेषु विरेचन अर्हेषु वातरोगेषु वाते विबद्ध मार्गे मेद कपः पित्त रक्तेन।
यथा मांसरसैव त्रिफलारसयुषमुत्र मदिरादिभिः दोषानुबन्धयोगात् प्रशस्तम् एरण्डजं तैलम् तद् वाततनुस्वभावात् तत् संयोगवशात् विरेचनाच्च जयेत् मेद असुरकपित्तकफो मिश्र अनिल रोगजितस्मात् बलकोष्ठ व्याधि वशात् पंचफला भवेत् मात्रा मृदु कोष्ठ अल्पफलानां सह भोज्यम तत्प्रयोज्यम से। तो इस प्रकार से उस निराम अवस्था में तो सबसे पहले निराम अवस्था उत्पन्न करके उस निराम अवस्था में आपको एरंड स्नेह का प्रयोग करना है। और शायद अगर रुग्ण का कोष्ठ आप अच्छे प्रकार से नहीं जानते हो तो इस एरंड स्नेह के कारण ज्यादा मात्रा में अगर धातुक्षय हो रहा है तो विरेचन के कारण अगर ज्यादा मात्रा में धातुक्षय हो रहा है तो ऐसा न हो, इसलिए उसकी योजना जो है वो दूध के साथ की है या फिर मांस रस के साथ की है, इसी एरंड स्नेह से संयुक्त। तो प्रैक्टिकल उसमें और एक चीज आ जाती है कि रुग्ण कहता है कि नहीं वो बहुत ही एरंड स्नेह जो रहता है वो विसर्गंधी रहता है, हम नहीं ले सकते। तो ऐसा भी रुग्ण कई बार आपके पास आएंगे, आते ही होंगे कि विसर्गंधी है, मैं नहीं ले सकता, मुझको नौशिया फीलिंग हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में क्या कहें? तो ऐसे अवस्था में जो एरंड स्नेह का कल्प आया है गुल्म चिकित्सा में, जो मिश्रक स्नेह नाम का है, तो वो मिश्रक स्नेह भी आप दे सकते हैं। मार्केट में वो मिश्रक स्नेह की कैप्सूल भी मिलती है, तो उसका भी प्रयोग इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में आप ऐसे इस प्रकार से कर सकते हो। आगे श्लोक नंबर 28 में नीचे उन्होंने कहा, जो दूसरी लाइन है, स्त्रोतो विबंधे अग्नि अरुचि प्रणाशे मध्यान अरिष्टान पिबेत सुजातान। तो अभी इंडिकेशन ऑफ अरिष्ट, अरिष्ट का प्रयोग कहाँ पे करना है? तो स्त्रोतो विबंधे, स्त्रोत विबंध है, अग्नि अरुचि प्रणाश है, अग्निनाश है, रुचिनाश है, उपस्तंभित वायु है, तो ऐसी अवस्था में वहां पे अरिष्ट का, मध्य का प्रयोग करना है। तो जहां जहां उपस्तंभित वायु रहता है संप्राप्ति में, जहां जहां स्त्रोतो विबंध प्रदान, संग प्रदान, और प्रैक्टिकली हमारे पास जो रुग्ण आते हैं तो लगभग 80 to 90% केसेस में स्त्रोतो विबंध ही रहता है। तो ऐसी स्त्रोतो विबंध की कंडीशन में आपको अरिष्ट की योजना करनी है। अभी मार्केट में जो केरलियन कंपनियों ने जो कषाय संकल्पना लाई है, जैसे आरक बलादी कषाय हो, जैसे वरुणादि कषाय हो, जैसे और गुड़चटी कषाय हो, वो नाम तो उसका कषाय है लेकिन वो फर्मेंटेड प्रोसेस से वो तैयार करते हैं। इसका तात्पर्य वो भी हेलो सर, आवाज नहीं। सॉरी, श्लोक नंबर 206, पेज नंबर 524। इसमें उन्होंने जो अग्निमान्य उत्पन्न होता है विभिन्न कारणों के कारण, उसकी चिकित्सा बताई है। उसमें उन्होंने कहा है, देखिए, अति स्नेह
तो अभिस्नेहास्तु मंदेग्नो, तो ऐसी अगर अवस्था है तो उसमें चूर्ण अरिष्ट और आसव का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि स्रोतो विबंधे अग्नि अरुचि प्रणाक्ष, ऐसी अगर अवस्था है, उपस्तंभित वायु की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमको वहां पे फिर मंदाग्नि को उत्पन्न हो रहा है संदर्भ के उस कंडीशन में आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन हुई और उसके बाद फिर शोध में जो विभिन्न अरिष्ट संकल्पना है उसका विवेचन उन्होंने किया। बीच में जो टीका है वो यादव जी त्रिकंजी आचार्य ने ऐड कर दी, वो बेसिकली ओरिजिनल जो चरक संहिता है उसमें नहीं है। उसके बाद श्लोक नंबर 28 के बाद तुरंत श्लोक नंबर 29 शुरू होता है। तो वो अधिकरण ऊपर उन्होंने श्लोक नंबर 28 में बताया और आगे श्लोक नंबर 29 to 31 में गंडेरात्यारिष्ट का वर्णन उन्होंने किया। तो वो पढ़ते हैं गंडीरात्यारिष्ट गंडीर बल्लातक चित्रकाक्ष दोषम विडंगम बृहति द्वयं च द्विपृष्ठिकं गोमय पावकेन द्रोणे पचेत् पृष्ठिकं मस्तु नस्तु त्रिभागशेषं च सुपूत शीतं द्रोणेन तत् प्राकृतं वस्तुना च सितोपलायास शतेन युक्तं लिप्ते घटे चित्रक पिप्पलिना वैहासे स्थापितम् आदशाः प्रयोजे तद्विनन्ति शोपान भगंधरार्ष प्रेमिपुष्टमेहान वैवर्ण्यकार्ष अनिल हिक्कनम च इति गंडेरात्यारिष्ट। तो क्या कहा उन्होंने, गंडीर, तो ये थोड़ा सा रेयर ड्रग है गंडीर, क्या कहें कि कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग है गंडीर। वैसे चरक सुलस्तान का जो चौथा अध्याय है उसमें शूल प्रशमन गण में गंडीर आता है। गंडीर भल्लातक चित्रकांच, गंडीर भल्लातक चित्रक योषम टिकटु विडंगम बृहति द्वयम, विडंग और बृहति द्वयम दो प्रकार की बृहति, छोटी बृहति और मोटी बड़ी बृहति। तो बृहति द्वयम द्विप्रस्थिकम, तो ईच जो है जैसे गंडीर से लेके बृहति तक हर एक द्रव्य जो किस मात्रा में लेना है, द्विप्रस्थम, दो प्रस्थ लेना है, 128 तोला। आगे कुर्चिकम मस्तुनाहा तू, अभी कुर्चिक मस्तुनाह की टीका देखिए, कुर्चिक मस्तुनाह इति अत्र दध्नास पयसि पक्वम यद मस्तुः तत् कुर्चिक मस्तुः केवलस्य दध्नोः यद मस्तुः तत् प्राकृत मस्तुः। कुर्चिक मस्तु का तात्पर्य है कि दधि के साथ पयसि पक्वम, अगर दूध पक्व करते हैं तो उसके ऊपर के जो ऊपरी भाग है उसको हम कुर्चिक मस्तु ऐसे कहते हैं। तो वो कुर्चिक मस्तु यहाँ पे ऐड कर दी है, वो कितनी मात्रा में लेने हैं, द्रोणे, कुर्चिक मस्तु द्रोणे। गोमय पावकेन पचेत्, देखिए क्या कहा उन्होंने, गोमय पावकेन पचेत्, उसका अग्नि, ये जो प्रक्रिया आप पूरी कर रहे हैं तो उसका अग्नि भी उन्होंने बताया, गोमय पावकेन। आपण जे गाईच्या शेणाचे जे गोवऱ्या म्हणतो त्यांनी अग्नि द्यायचा है। तो यहाँ पे ईंधन की स्पेसिफिसिटी है गोमय पावकेन। तो अगर आप आयुर्वेद के विद्यार्थी है, रसशास्त्र वैशेष्य के विद्यार्थी है, तो उस पर भी आप अनुसंधान कर सकते हैं कि ये जो अरिष्ट है मैं गोमय पावक से सिद्ध कर रहा हूँ और दूसरे मेथड में मैं अभी कन्वेंशनल गैस से शेगड़ी के ऊपर सिद्ध कर रहा हूँ, तो उसमें क्वालिटीज में कुछ फर्क आता है क्या? अगर आता है तो किस प्रकार से आता है? क्योंकि अगर आप रसशास्त्र और वैशेष्य की ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे गद निग्रह है, षोडलकृत या अन्य कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें हर एक कल्प बनाते हुए उसकी विधि बताते हुए उन्होंने ईंधन की स्पेसिफिसिटी बताई है। कई बार खदीर वृक्ष की काष्ठ का प्रयोग ईंधन के लिए करना है, कई बार पलाश वृक्ष की काष्ठ का प्रयोग ईंधन के लिए करना है। तो जैसे वो काष्ठ बदल जाते हैं तो शायद उसके गुणधर्म भी बदल जाते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने गोमय पावक कहना, तो गोमय का प्रयोग वहां पे करना है। पचेत त्रिभागम शेषम च, तो उसका 3 भाग
शेष रहने पर क्या करना है, सुपूत शीतम, हाँ? वो छानकर जब वो ठंड हो जाता है, यानी जब वो नॉर्मल टेम्परेचर को आ जाता है, सुपूत शीतम तत्, यानी जो वो त्रिभाग शेषम द्रव्य है वो तत् प्राकृत मस्तुना द्रोणेन, तो उसमें प्राकृत मस्तुना, जो अभी दही और अभी उसमें दूध नहीं ऐड करना है, वो केवल दही का ऊपर का जो भाग है वो प्राकृत मस्तुना, वो प्राकृत मस्तुना द्रोणेन, वो एक द्रोण, और सिद्धोपलाया शतेन युक्तम, यानी 400 तोला जो है उसमें शक्कर ऐड करनी है। चित्रक पिप्पली नाम लिप्ते घटे आदशाह, और ये जो पूरा जो काढ़ा है, या कहे जो आपने त्रिभाग शेष किया, उसमें अभी प्राकृत मस्तु आपने ऐड कर दिया, उसमें सिद्धोपलाया आपने ऐड कर दी, और ये सब अभी कहाँ पे रखना है, चित्रक पिप्पली नाम लिप्ते घटे, एक माटी का घट लेके उसमें अपने चित्रक पिप्पली का लेप अंदर से करना है, और ऐसे लिप्त घट में आपको ये सब अभी काढ़ा रखना है। और कितने दिन तक रखना है, आदशाह, 10 दिन तक उसके ऊपर आपने वो पूरा बंद करते हुए वो आदशाह क्या करना है, वैहा से स्थापितम, वैया से की टीका देखिए, अंतरिक्ष, तो एक बंद खोली जो रहती है, रूम जो रहती है, उस रूम में वो टांग के रखना है, वैया से, अंतरिक्ष में, खोली में, रूम में, जहाँ पे धूप नहीं आती हो, पवन नहीं आता हो, ऐसी एक जगह पे उसको टांग के रखना है। कितने दिन तक, 10 दिन तक। स्थापितम तत्प्रयोजन, और 10 दिन के बाद उसका प्रयोजन करना है। कौन सी कंडीशन में, शोफान बगंदर अर्श क्रीमी पुष्ट मेह वैवर्ण्य कार्श अनिल किनम निहंती। तो इस प्रकार से ऐसी सभी कंडीशन में जहाँ पे स्रोतो विबंध प्रधान अवस्था है, तो ऐसे अवस्था में आप ये गंडेरात्य अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए कि शायद आपको इसमें से सभी दवाइयां नहीं मिल पाएंगी, तो कम से कम ये 10 दिन में तैयार होने वाला कल्प है, तो इसका प्रयोग तो कर सकते हैं हम, जिसमें से जितनी भी दवाइयां मिलती हैं। चलो कुर्ची को मस्त नहीं मिला, हमने रजिस्टर उसमें ऐड कर दिया, गुणों की पोटेंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें क्वालिटीज उतरेगी, कुछ ना कुछ तो वो अरिष्ट बनेगा 10 दिन में तैयार होने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, पूरा द्रव्य खराब हो सकता है, लेकिन चलिए, लेकिन उतना तो हम प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हमारे क्लिनिक में, हमारे घर में, ये हमारे आंखों के सामने वो कोई तो दवाई तैयार हो रही है 10 दिन में, उसकी पोटेंसी मार्केट में जो द्रव्य है उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हो, तो हमने पुनर्नवा कषाय करके उस पुनर्नवा कषाय का अरिष्ट तैयार कर दिया 10 दिन। तो मार्केट में जो पुनर्नवासो मिलता है, पुनर्नवाद्यारिष्ट मिलता है, उसकी तुलना में हम ज्यादा पोटेंसी वाली पुनर्नवाद्यारिष्ट हमारे क्लिनिक में 10 दिन में तैयार कर सकते, इस प्रकार से। तो गंडीराद्यारिष्ट है। इसी प्रकार से नीचे अष्टशतो अरिष्ट कहा उन्होंने, काश्मीरी धात्री मरीच अभया अक्षद्राक्ष फलानाम च सपिप्पलिना शतम शतम जीर्ण गुणाद तुल्ला च सक्षुद्यम कुंभे मधुना प्रलिप्ते सप्ताहम उष्णे द्विगुणम शीते स्थितम जलद्रोणयुतम पिबेत्ना शोपान विबंधान कपवातजांच निहंति अरिष्टो अष्टशतो अग्निकृत्य। क्या कहा उन्होंने, देखिए, सब पिप्पली नाम, तो पिप्पली के साथ काश्मीर धात्री मरीच अभया अक्ष द्राक्षा फलानाम च शतम शतम, शतम शतम, यानी हर एक जो है वो कम से कम 400 तोला लेना है। कौन सी, पिप्पली, काश्मीरी धात्री मरीच अभया अक्ष यानी विविध की, और द्राक्षा, और जीर्ण गुणान तुला, और जीर्ण गुड़ जो है वो 100, वो 1 तोला लेना है। संक्षुद्ध, संक्षुद्ध यानी वो कूट कर, मधुना प्रलिप्ते कुंभे, अभी जो कुंभ जो है वो मधु से प्रलिप्त किया, ऊपर जो है वो चित्रक पिप्पली नाम प्रलिप्त ऐसा किया था, अब यहाँ पे मधुना प्रलिप्ते कुंभे जलद्रोण युतम,
अभी इसमें जल जो है वो एक द्रोण लेके मिक्स करना है। ऊपर का जो कल्प था उसमें हमने जल यूज नहीं किया था, उसमें मस्तु एज ए द्रव्य यूज किया था। यहाँ पे जलद्रोण युतम उष्णे, तो उष्ण ऋतु है तो उसमें सप्ताहम, तो उसमें 7 दिन तक रखना है। और शीते द्विगुणम, तो अगर आप शीत काल में वो तैयार कर रहे हैं तो वो कितने दिन तक रखना है? द्विगुणम स्थितम, 14 दिन तक रखना है। तो ये भी उन्होंने इंडिकेशन किया कि अगर आप उष्ण काल में तैयार कर रहे हो तो 7 दिन तक वैयासने स्थापितम, उसको टांग कर रखो। और अगर आप शीतकाल में तैयार कर रहे हो तो उसको द्विगुणम 14 दिन तक वैयासने स्थापितम। ना पिबेत, ना यानी पुरुष। अष्टशतरिष्ट कपवातजान सोपान विबंधान निहंती अग्निकृत, वो अग्निकृत होने के कारण कपवातजान सोपान विबंधान निहंती, वो कपवात के शोकों और विबंध का ग्रहण करता है। आगे हमने श्लोक नंबर 34 से 36 तक पुनर्नमात्यरिष्ट का वर्णन किया है। ये भी मार्केट में उपलब्ध होने वाला अरिष्ट है, लेकिन जैसा हमने अभी कहा कि इसमें से जितने द्रव्य आपको मिलते हैं वो आपने तैयार करते हुए, वो आपने सम्मिलित करते हुए, अगर आप आपके क्लिनिक में अगर उसका अरिष्ट तैयार करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो पुनर्नवेद्वे च बले सपाटे दंती गुड़चि मथम चित्रकम च निदिक्तिकाम च त्रिफलानि पक्त्वा दृढ़ावशेषे सलिलम तटस्थम। तो उसमें क्वाथ कौन सा देना है, वैसा उन्होंने कहा वो क्वाथ द्रव्य। तो इसका अभ्यास किस प्रकार से करने हैं, तो उसमें क्वाथ द्रव्य कौन से आए हैं, उसमें द्रव द्रव्य कौन से आए हैं, उनमें प्रक्षेप कौन से आए हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव कौन से डाले हैं, इसका अगर आप टेबल करेंगे, टेबुलर फॉर्म तैयार करेंगे तो वो कल्प आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। उत्वा रसम द्वेच गुणात् पुराण तुले मधुक्षस्तयुक्तम शूषितम मासम निदत्या घृतभाजनस्तम। देखिए यहाँ पे अभी घृतभाजन कहा उन्होंने, हाँ? मासम निदत्या घृतभाजनस्तम बल्ले यवानाम परतस्तु मासा, हाँ? तो घृतभाजनस्तम यवानाम बल्ले मासम निदत्या, तो घृतलिप्त जो कुंभ है उसमें रख के और एक उस पे संस्कार करना है। वो क्या? यवानाम पल्ले मासम निदत्या, यव का जो ढेर है, उसकी राशि जो है यव की, उसकी राशि में वो 1 मास तक वो उसको ढक्कन लगाकर वो उसमें रख देना है। तो केवल वो घृतलिप्त कुंभ में रखना नहीं है 1 मास तक, वो यव राशि में उसको लिप्त करके रखना है। यवानाम पल्ले मासम निदत्या, तो ये अलग संस्कार यहाँ पे उन्होंने, तो ये अलग संस्कार करने से उसकी पोटेंसी अष्टशतारिष्ट और गंडेरारिष्ट से कुछ अलग हो जाएगी। चूर्णीकृते अर्धफलांशिकैस्तेम पत्रत्वक एला मरीचाम्बुलोहै गन्धान्वितं चौदभूतप्रदिष्टे जीर्णे पिबेद व्याधि बलम समीक्ष। अभी इसकी फलश्रुति देखिए। हृत्पाण्डुरोगम श्वयतु प्रवृद्धम प्लीह ज्वर अरोचक मेह गुल्मान भगंधरम षट्ज जठराणि कासम श्वासम ग्रहण्यामय कुष्ठकण्डुः शाखानिलम बद्धपुरुषता च टिक्काम किलासम च हलीमकम च क्षिप्रम जयत वर्ण बलायोज तेजोन्वितो मांस रसान भोजी। तो देखिए उन्होंने और आखिर में कहा कि मांस रस अन्न भोजी, तो मांस रस सहित जो है वो अन्न ओदन का जो सेवन करता है, तो ये अरिष्ट देने के बाद रुग्ण को जब अग्नि संतुक्षण होता है तब मांस रस और ओदन उस रुग्ण को देना है, ऐसा उन्होंने आदेश यहाँ पे किया है। तो इसका अधिकरण देखिए तो सभी प्रकार के वात कफज जो विकार है, वो सभी प्रकार के वात कफज विकारों में ये कल्प जो है वो कार्यकारी है। षट जठराणी, तो षट जठराणी की टीका देखिए। षट जठराणी इति भेषज साध्यो छिद्रो तपोदरो वर्जयित्वा, तो छिद्रोदर और तपोदर ये 2
उदर छोड़ते हुए अन्य सभी प्रकार के उदरों में ये कल्प कार्यकारी है। ये जो है कलीमक में कार्यकारी है, ये कामला में कार्यकारी है, और उद्धपत कामला की जैसी कंडीशन आती है उसमें ये कल्प कार्यकारी हो सकता है। बशर्ते आप ये अगर आप तैयार करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी पल्ले यवनामिति उसकी टीका देखिए। पल्ले यवनामिति यवराशो श्रोत्रकृत प्रदीप्ते कुंभे कृत्वा मांसं स्थापयति ज्ञेयम् किंवा श्रोत्रकृत प्रलिप्ते सुगंधे भाजने कृत्वा क्वचित्। तो इस प्रकार से वो युवराशि में लिप्त करके रखने का संस्कार ये पुनर्नवाद दृष्ट में उन्होंने कहा है। आगे श्लोक नंबर 39-40 में त्रिफलाद्यारिष्ट है। फलत्रिकम दीप्यक चित्रकोच स पिप्पली लोहरजो विडंगम चूर्णीकृतम कौडविकम द्विरंशम क्षौत्रम पुराणस्य तुलागुडस्य मासम निदत्यात् कृतवाचनस्तम। तो आप जब अभी अरिष्ट का अभ्यास फिर से करोगे, उसका टेबल तैयार करोगे, तो और एक टेबल यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि जो कुंभ जो है वो उसका लेप अंदर से कैसे किससे लगाया है, वो चित्रक पिप्पली से है, वो मध से है, वो घृत से है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी अभी घृत भाजनस्तम यवेशु तानेव निहंति रोगान ये च अर्षसां पांडविकाराणां च प्रोक्ता हिता शोभिषु ते अपि अरिष्टाः। अभी ये त्रिफलाद्यारिष्ट है, इसमें फलत्रिकम त्रिफला दीप्यक यानी अजमोदा चित्रकौच चित्रक पिप्पली लोहरजम विडंगम लोह भस्म और विडंग कौड़विकम। कौड़विकम यानी क्या? कौड़विकम यानी चूर्णीकृतम। कौड़विकम ये उसका प्रमाण है, उसकी मान है। तो हर एक जो द्रव्य है त्रिफला अजमोदा चित्र पिप्पली लोह भस्म और विडंग, ये जो है ये कौड़विक यानी हर एक का चूर्ण जो है वो 16 तोले लेना है, और उसमें क्षौद्र दिव्यंशम उसमें 32 तोला जो है वो क्षौद्र ऐड करना है, और पुराण गुड़ तुलात और पुराण गुड़ जो है वो 400 तोला ऐड करना है। घृतभाजनस्तम यवेशु मासम दितत्यात् तानेव निहंति, और घृतभाजन करके वो कुंभ में रख के वो भी यवेशु ऊपर जो पुनर्नवाद के रूप में उन्होंने संस्कार बताया उसी संस्कार यहाँ पे भी ऐड करना है। तो इस प्रकार से त्रिफलाद्यारिष्ट उन्होंने कहा। अब ये देखिए सिंपल योग है त्रिफलाद्यारिष्ट, उसकी दवाई भी कुछ अलग सी नहीं है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, उसमें केवल 8 ही कंटेंट है, त्रिफला अजमोदा चित्रक पिप्पली लोह भस्म और विडंग। इस प्रकार से ये 8 ही द्रव्यों वाला ये सिंपल कल्प है, ये भी हम तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, मार्केट में त्रिफलाद्यारिष्ट मिलता है, लेकिन उसमें जो रहता है कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो करते हैं उसमें यीस्ट ऐड करके उन्होंने फर्मेंटेशन किया रहता है। यहाँ पे अभी जो फर्मेंटेड प्रक्रिया है ये जो है वो उन्होंने गुड़ ऐड करके बताई है। हम इसमें धायटी पुष्प जो है धातु पुष्प जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से तैयार करते हुए उसका प्रयास हमको करना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 41-42 में जो है वो अलग प्रकार का एक इंडिकेशन आ जाता है, और अलग प्रकार से 3 योग उन्होंने बताए हैं, वो देखेंगे और यहाँ पे अभी रुकेंगे। कृष्णाक्ष पाठा गज पिप्पली च निदिग्धिका चित्रक नागरे च स पिप्पली मूल रजनी अजाजी मुस्तम चूर्णम सुपथोय पीतम अन्यासतिर्दोषं चिरजं च शोकं कल्कश्च भूनिम्ब महौषधस्य अयो रजस्तृष्ण याव शुकं चूर्णं च पीतम त्रिफला रसिक। तो क्या कहा उन्होंने, देखिए सपाठा कृष्णा गज पिप्पली च निदग्धिका चित्रकम नागरे च। पाठा कृष्ण पिंपळी चित्रक गज पिंपळी निदग्धिका कंटकारी चित्रक कुंठी नागर स पिप्पली मूलम पिप्पली मूल रजनी यानी हरिद्रा अजाजी मुस्तम से चूर्णम सुपतोय पीतम। तो इस प्रकार की ये सभी पाठादि द्रव्य जो है ये पाठादि चूर्ण उन्होंने कहा,
और ये पाठादि चूर्ण किसके साथ लेना है? ल्यूकवार्म वाटर, सुप्तोयपीतम, तो इस प्रकार से लेना है। तो ये पाठादि योग जो है वो भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। आगे उन्होंने कहा भूनिम्बम महाऔषधम च कलकम, तो और एक दूसरा योग उन्होंने कहा कि भूनिम्ब और शुंठी इनका कल्क जो है वो गर्म पानी के साथ, तो ये दूसरा योग यहाँ पे हुआ। और तीसरा योग हुआ कि अयोरजम तृषण यावशुकम त्रिफलारसेन पीतम, अयोरज यानी लोह चूर्ण, त्रिकटु और यवक्षार, ये त्रिफला रस के साथ पीने को कहा है। और ये किस प्रकार से देते हैं? विदोषम चिरजम शोपम अन्य, चिरजम शोपम विदोषजम, सन्निपात जो शोप है वो चिरजम शोपम, आशुकारी तो वो उसमें है और वो जीर्णावस्था है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जो 3 योग जो है वो दे सकते हैं। उसमें एक पाठादि चूर्ण आया है, वो पाठादि चूर्ण एक कल्क संकल्पना ही है, भूनिम्ब और महाऔषधि कल्क, और एक जो है वो लोह चूर्ण, त्रिकटु और यवक्षार, ये बड़ाक्वाद के साथ है। तो आप अगर चिंतन अलग प्रकार से कर रहे हैं तो ये शोध में आए हुए जो चूर्ण है उनका भी अलग प्रकार से आप संकलन करोगे तो वो विषय जो है वो द्रव्य कौन से आते हैं तो उसका भी आपके सामने उसका टेबुलर फॉर्म अगर रहता है तो विषय अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा। तो आज अभी यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे का जो विषय है वो अगली बार देखेंगे। क्षार भूटिका और अन्य जो कल्प यहाँ पे बताए हैं वो अगली बार। ठीक, थैंक यू सर। एक सवाल है चैट बॉक्स में, वो ले सकते हैं? हाँ, मध्ये संवर्धन सांगितले आहे, पण जवळपास छेद करणारे शिथिल करणारे आहे, तर कार्यकारण भाव कसा श्रवण छेदन करणारे आहे त्याबरोबर श्रवण हे काय म्हणतात त्याला आपण वासामध्ये त्या प्रयोजनासाठी वापरतो किंवा आपण स्नेहाचा अभ्यास केला आहे त्यामध्ये सैंधव सिद्ध स्नेह हा जो आहे तो पण एक प्रयोग त्या ठिकाणी सांगितलेला होता। त्या ठिकाणी पण कार्यकारी भाव हाच होता, पण या ठिकाणी गुरुभिन्न वर्चस्व असताना छेदन जे आपण लवणाचं म्हणतोय ते तीक्ष्ण कार्यकारी छेदनत्व भल्लातकासारखं किंवा कुटकीसारखं अशा प्रकारचं अपेक्षित नाहीये। ते कफहर छेदन आहे, नो डाऊट अबाउट, पण ते कुटकीसारखं छेदन नाही। त्यामुळे आणि ते जे छेदन प्रति उत्कर्ष जो छेदनाचा कर्म आहे तो संवर्चलामध्ये तुलनेने कमी आहे आणि संवर्चलामध्ये तुलनेने रोचनत्व जास्त झालेले आहे। आता हा पण थोडासा चिंतनाचा, हा पण थोडासा अनुसंधानाचा विषय आहे की संवर्चलच का बरं जास्त रुचिकर ठरलं या पंचलवणामध्ये, इतर लवण का नाही ठरले, हा थोडा अजून चिंतनाचा विषय आहे, हा थोडा अजून अभ्यासाचा विषय। ऍक्च्युअली संवर्चल म्हणजे काय, त्यामध्ये सोडियम क्लोराईड प्लस त्यामध्ये आयर्न आणि सल्फाईड असं काहीतरी असतं आणि ते संवर्चल जे आहे ते माझ्या मते नॅचरली पण तयार करतात आणि ते आर्टिफिशियली पण तयार केलं जातं। नॅचरली जे आहे ते कांगडा डिस्ट्रिक्ट मध्ये ते अवेलेबल आहे। आता आपले नॅचरल रिसोर्सेस कुठे कुठे आहेत ते पण आपल्याला थोडंसं माहित असणं पाहिजे की कांगडा डिस्ट्रिक्ट मध्ये नॅचरल संवर्चल मिळतं। प्रॅक्टिस मध्ये बसताना तिकडून मार्केटमध्ये आपल्याला जर मागवता आलं, आपला काही सोर्स आपण जनरेट केला तर ते आपण वापरू शकतो आपल्या लोकल किराणा मालाच्या दुकानातून घेण्यापेक्षा। आणि दुसरं आर्टिफिशियली पण ते सी सॉल्ट जे आहे ते सी सॉल्ट आणि सैंधव हे मिक्स करून त्यातनं पण संवर्चल तयार केलं जातं आणि ते पण संवर्चलाच्या नावाखाली खपवलं जातं। त्याच्यात कदाचित भेदन गुणधर्म जास्त येईल आणि पण जे नॅचरली मिळणारे जे संवर्चल आहे ते तितकंच भेदन नाहीये। त्यामुळे ते गुरुभिन्न वर्चस्व या अवस्थेमध्ये आपण देऊ शकतो। ठीक आहे, थांबूया आपण। थैंक यू सर। सर की और ज्वाइन हुए सभी वैद्यों के आभार। थैंक यू। This
conference is no longer being recorded. क्या बोल रहे थे तुम? सर का सूट की संकल्पना नहीं खत्म हो रहा हम्म? है। सर पता हम्म। सूट सीखी से खत्म नहीं हो रहा है कि वो हाँ ना, 11 पार्ट। अरे रात सुनी कोई नहीं होगा तीन दिन होना kali tadi logalo mudah kita mudah logalo mudah हेलो नहीं पहुंच बाबू एड्रेस ठीक ଦେଇଥିଲେ ତ କେନ୍ କୋରିଅରରୁ ପଠଉଛନ୍ କହତ ଟିକେ ପଚରେଇ ଦେଖୁନ ବୋଲେ ସେଟା କେନ୍ ଆବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବା କେନ୍ ଆବା ବଲାଙ୍ଗୀର କେବେ ହେଟା ଇଏ ହେଲା ଶୁଣ ନା ହେଟା ରିସିଭ୍ ତ ଥିବା ନା ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଟ୍ରାକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଟା ପଚରାବ ନା ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ହେବା ନହେଲେ ମୋ ପଇସା ଏତେ ୱେଷ୍ଟ
मेसेज ट्रैकिंग करवा लगी तारी ता रिसीव देखो काना ता पूरा मन ट्रैक करी देखले तमरे चल केते केजी पड़लो आगे भी 4 केजी कमे किलो ना टोटल केते केजी कमे शून्य केते अछि ଏବେ କେତେ ଅଛି କେତେ ଆଉ ଫଟୋ ପଠେଇ तमटा हर्बल न्यूट्रिशन है कि हर्बल लाइफ है कह तो हर्बल लाइफ ना मते काना मते मैसेज आई छे बाकी पर्सनली ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ করবে নাকি কলেজরে নিয়ে দেব কন্টাক্ট করবে না মতে ফোন নম্বর দেন দিয়া হয়েছে না तब कोर्स सुनो गोटे काम करबो मते मैसेज एक्चुअली आसीला कि 19 तारीख पहुंचवा बोली हला हेलो हेलो मते एक्चुअली मैसेज ता आसीला हर्बल लाइफ पहुंचनी तमर हर्बल न्यूट्रिशन भाबुली हला तापरे सेटा मु काना खोली देखली जे ता मु जी बुझानी पाली बोले 19 अक्टूबर तक डिलीवर हवा बोली मैसेज से आसी किया है मैं सेटा के देखली जे बाकी काले आज 20 तारीख का ना बोले से कोरियर वाला ने जानी थे ना पहुंचला कि नहीं पहुंचला बोली कि पहुंचले दबो जब पहुंची तो बोले तो कॉलेज के आसी थे ना जानी कहां नो कोरियर जर्नी करा मानकर भी डिलीवरी है कि नहीं है से भी हिसाब किताब नहीं रखुले नहीं हाँ तो भी तुम टे पहुँचे देव मुझे भी कॉलेज में टे पहुँचे देव कहीं कि कॉलेज क्या चिन्ह जानी किए रखी काना बहुत लोग अच्छा है तुम टे बुझी दब कि यहाँ डिलीवरी है कि नहीं बोली आमको कहब नहले फिर हैरान हो ना यार हैरान बताना कहने 19 अक्टूबर लिखी मम्मी काली फोन कोना किसी भी नहीं आते हैं बुझली न काना कौन जे
ଯେନ୍ କୋରିଅର ମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିଦେବ ମୁଁ ବି ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ଯଦି ହାଡ଼ୁ ଡେଲିଭରି ପୁରା ହେଇଗଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଗଲା କି ଦିନେ ନହେଲେ ଫେର ହଇରାଣ ହେବ ନାହିଁ। हाँ ठीक है चलो मैं तो मिल जाऊँगी। हाँ तो कितने दिन और भी चल के बैठा नहीं ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଉଛି ଦେଖିକରି ଖାଇ ମିଶି କି ଟମାଟୋ है तो आउरी तो पूरा नबे आड़े ହେଇଯିବ ନା ନବେ ଆଡ଼େ ହେଇଥାନ୍ତା ଥରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଗଲେ ସାହୁ ସାର୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ଏତେ ଗୋଟେ 85 ଥିଲା। ହଁ ଆମେ ବବିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କ୍ଲିନିକ୍ ସାହୁ ସାର୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟରର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ କି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ବା ଯାଇଥିଲି ହେବେଲେ ତାର ମତେ ହେଇଥିଲା ସାହୁ ସାର୍ ଯେ ହେବେଲେ ଏଇ ହଁ 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 ହେବେଲେ ଭଲ 85 ଥିଲା ତ ଏଠି ମାହିର ତାର ଜଣେ ବୁଝିଥିଲା ମତେ ତାର 90 ଆରାମ ସେ 10 ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଦିନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେତେ ଥିଲା ତାର ପଛା ଆହୁରି ତାହେଲେ ଦେଖି ମୋର ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି हाँ 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 हाँ